पहला राम मंदिर का पहला जो मंदिर का शेप होना चाहिए, डिज़ाइन आपने ही तैयार किया था। जवाहरलाल ने भारतवर्ष की हर चीज के प्रति एक जुगुप्सा और घृणा का भाव उत्पन्न किया कि जो कुछ भारत में पुराना है वो घटिया है। अरे भाई, ब्राह्मण एक बार शाप देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार सब लोग चलेंगे। सही बात। जैसे एक यहाँ पे हुए थे विद्वान ग्रंथक केदारनाथ व्यास करके, तो ज्ञानवापी में जो तहखाना उसको व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। तो व्यास परिवार जो थे उस पूरे एरिया का जो कब्जा था, जो उसका जो कानूनी लड़ाई थी, इन्हीं का परिवार पिछले 3 साल से लड़ता आ रहा था और वो बड़े मेहनती जानकार। लेकिन अब चूंकि कॉरिडोर बनने लगा तो सरकार ने इनका घर 3 जगह से खोद दिया, कोलैप्स कर गया, इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स, किताबें, विग्रह सब खत्म हो गया और बड़े डिजेक्ट होकर के मरे। नमस्कार। अगर आपने कभी YouTube का सार्थक उपयोग किया है तो आपको पता होगा कि हमारे साथ जो महानुभाव बैठे हैं वो कौन है। अगर नहीं किया है तो बता देते हैं कि आप प्रोफेसर डॉक्टर भरत गुप्त हैं। आप वैसे तो अंग्रेजी के प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे हैं, पर आपका अध्ययन क्षेत्र कामसूत्र, मनुस्मृति, नाट्यशास्त्र आदि आदि ग्रंथों पे रहा है और आपका जो अनुभव और कार्य क्षेत्र है वो 6 दहाई साल फैला हुआ है। और हम लोग की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इन्होंने पॉडकास्ट करने के लिए एग्री किया है। तो भरत जी, सबसे पहले तो नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। काशी में पुनः आकर कैसा लग रहा है आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। भगवान की असीम कृपा है कि यहाँ आने का अवसर मिला है और उनका आशीर्वाद भी हमारे लिए है। उसका जो फल होगा वो आगे आगे हम पर प्रकट होता जाएगा जी, और बार बार आना चाहेंगे, इसमें कोई संशय हो ही नहीं सकता। जो LGBTQ ट्रांस वाला मूवमेंट चल रहा है, हाँ, अब बड़ा अजीब सा है कि कई बार तो उनकी जो हरकतें होती हैं, प्राइड रेस, वो देखने में बड़ी फूहड़ लगती हैं। लेकिन अगर आप उनसे बात करिए तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हमें एकदम समाज से सेक्लूडेड किया जाता है। अगर हम 2 लोग आपस में इस टाइप से हैं तो फिर किसे क्या फ़र्क पड़ता है, तमाम चीज़ें। अगर हम विवाह करना चाहते हैं तो मैं उस सब से अभ्यस्त हूँ और मेरे आर्टिकल भी नेट पे हैं इसके ऊपर। देखिए, ये विषय अधिकांश रूप से पश्चिम की समस्या है। मतलब आप इसको समस्या मानते हैं? ये समस्या मैं इसको इस तरह से मानता हूँ कि स्कूलों में आजकल ये सिखाया जा रहा है कि डिस्कवर योर जेंडर। हाँ, एग्जैक्टली। और यू आर इन द रॉन्ग बॉडी। हाँ, मैं इसको बिल्कुल समस्या नहीं, इसको मैं घोर पतन और अभिशाप की अवस्था मानता हूँ। भारतवर्ष में तो ये मान लिया गया था, कामसूत्र में तो बड़ा स्पष्ट है, क्या है, द्वेधा तृतीया प्रकृति ही, द थर्ड नेचर होता है, मतलब स्त्री पुरुष और तीसरा नेचर। हमारे यहाँ तो ये बड़ी स्पष्ट कल्पना है कि भाई आदमी भगवान ने बनाया, औरत बनाई और एक तीसरी प्रकृति बनाई जो ना आदमी है ना औरत है, बीच में है। तो हमारे लिए तो वो ईश्वर प्रदत्त है। अब ईसाइयों में वो एक विकृति थी। ईसाइयों में उन लोगों का आचरण एक पाप था। इस्लाम ने भी उसी मान लिया, जैसा इस्लाम ने बहुत कुछ ईसाइयत से लिया। अब एक समय में ये माना, उनको मार दिया गया, उनके लिए मौत की सजाएं थीं। आगे जाकर फिर अब पुनर्विचार हुआ पिछले कुछ 50 साल में, 60 साल में। तो अब वो पुनर्विचार में वो दूसरे छोर पर चले गए। अब वो यही नहीं निर्णय कर पाते कि कोई स्थायी प्रकार का लिंग होता है या नहीं, पुरुष या स्त्री। अब वो इसमें झूल रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने 2-2.5 हजार वर्ष तक ये अत्याचार किया है, उन लोगों के ऊपर
कि जो तृतीया प्रकृति थे, तो अब वो तृतीया प्रकृति अपना बदला ले रही है। अरे वो बड़ा विभत्स बदला ले और रही है। विभत्स बदला ले रही है और उस समाज को पतित कर रही है। और क्या कहते हैं, एक तरह से क्या कहा जाए इसके बारे में, एक परवर्टेड थिंकिंग भारत में भी स्कूलों में आ गई है। और बड़े दुख की बात है कि आज की सरकार जो अपने आप को पारंपरिक मूल्यों को मानने वाली सरकार कहती है, वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप मानिए तृतीया प्रकृति, लेकिन आप एक छोटे से बच्चे, 8 साल के बच्चे से कहेंगे कि तू बता तू कौन है। ये तो मजाक नहीं हो गई, ये बीभत्स घटना हो गई। मतलब ये एबरेशन होना चाहिए सोसाइटी में, कि बहुत एबरेशन। हाँ, एबरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए, हमेशा से पुरुष, स्त्री और बीच की अवस्था, यानी जो अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में थे, नपुंसक, हिंजड़ा, क्लीब इत्यादि इत्यादि, ये समाज में होते आए। जी जी। लोगों को पता है कौन क्या है, वो आइडेंटिफाइबल है। कुछ लोग इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और वो दी जाती थी, और उन लोगों की समाज में एक जगह होती थी। उनके कुछ कर्म डिफाइंड थे कि आप ऐसा ऐसा काम करेंगे, ये आपकी आजीविका होगी। और प्राचीन भारत में तो उनको फुल लीगल प्रोटेक्शन था। अगर किसी क्लीब, हिंजड़े या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप अगर कोई अत्याचार करते तो आपको सजा थी, जेल की सलाखों की। तो ये सब नेचुरली बॉन्ड थे ना, आज भी जो है वो नेचुरली बॉन्ड, जो विवाह आदि में या संतान जब होती है तो घर पे जो आते हैं, नेचुरली बॉन्ड तो आज भी होंगे, हमेशा होते आएंगे। हाँ, लेकिन एक अच्छे खासे व्यक्ति के मन में ये संशय प्रकट कर देना कि मैं ये हूं या मैं वो हूं, और फिर एक संस्कृति ही बना देना कि 8 साल का बच्चा खोज करना शुरू करेगा और फिर 11 साल की उम्र में वो लड़की हो जाएगा और फिर 12 की वो दोबारा लड़का हो जाएगा और इस बीच वो ऑपरेशन करा लेगा। मैं समझता हूँ ये भयंकर साजिश है। ये केरल जैसे मेडिकल वर्ल्ड की साजिश है। शायद फंड भी करना गवर्नमेंट ने वो भी देना शुरू कर दिया। वो ये पैसा बनाने के ढंग है। ऑपरेशन करा लीजिए, चेंज करिए, मेडिसिन खाइए, ये सब एक नई पैशाचिक संस्कृति बन रही है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं। मैं तो बिल्कुल, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक लोगों के ऊपर जो अत्याचार करने वाला सेक्शन था, मैं उस सेक्शन को, आर्टिकल था, मैं उसका 370 सीआरपीसी का 377 था। हाँ, 377। तो मैंने तो कहा था, लिख कर कहा था कि इसको स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिसको ईश्वर ने जैसा बनाया है उसको वैसा ही रहने का संपूर्ण अधिकार है, और हमारा फर्ज है कि हम उसको आदर से वैसा रखें। भारतीय परंपरा है ये तो भारतीय परंपरा है। हाँ, अब दूसरे प्रश्न हैं कि क्या उन लोगों को विवाह का अधिकार है। तो यहां भी मेरा मत स्पष्ट है। मैं कह चुका हूं, लिख चुका हूं, सहवास का, एक साथ रहने का तो अधिकार है ही, हमेशा से रहा है। अरे भाई, हिजड़ों की बिरादरी होती है, वो इकट्ठे रहते हैं, पहले रहते आए थे। आज की नई व्यवस्था में अगर 2 समलैंगिक व्यक्ति एक साथ एक घर में रहना चाहते हैं, तो रहें, सब कुछ ठीक है, लेकिन विवाह एक अलग बात होती है। उन्हें विवाह का स्टेटस नहीं मिल सकता। विवाह का स्टेटस का अधिकारी वही है जो संतान उत्पत्ति करे
बच्ची को बड़ा करे, अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाए, शिक्षा दे। जो ये नहीं कर सकता वो विवाह करने का अधिकारी नहीं है। वो अपने समलैंगिक व्यक्ति के साथ रह ले, वो उसका एक सहवासी स्टेटस हो जाए, उसके कुछ भी कानून अभी पीछे कुछ दिन शायद इसके बारे में जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैंने अपना मतलब मैं भी एक पिटिशनर था, लेकिन वो बहुत सारे पिटिशंस उसमें नहीं लिए गए थे क्योंकि वो तादाद बहुत सारी थी उसमें। तो एक ये जो विवाह की बात हुई थी, जैसे कि जो हिंदू शास्त्र है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट में भी लाने की कोशिश की कि एलजीबीटी वाले का लागू करें। उन्होंने यही किया था। कुछ पिटिशनर्स थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। अभिजीत अय्यर मित्रा और पिटिशन ये था कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर समलैंगिक विवाह का अधिकार दे दिया जाए। हिंदुओं में तो जो विवाह का वो उसमें मैं उसके विरोध में कोर्ट गया था जी। तो वो क्योंकि लेकिन वो सुनवाई फिर जो है नहीं हुई पूरी तरह से। कुछ डिसीजन डिवाइडेड होके वो मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया। नहीं, क्योंकि इसमें हिंदू मैरिज में तो लड़की और लड़का, वर और कन्या के बीच में विवाह हो सकता है। अगर इन्हें करना भी है तो हिंदुओं के बीच में क्यों डालना है? अपना इंडिपेंडेंट जो अपना करना अरेंजमेंट करें, बिल्कुल करें। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यही किया कि पार्लियामेंट इसको देखेगा और इसके ऊपर बहुत गंभीर विचार होगा और अलग अलग पक्ष के लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। और अच्छा, विवाह से एक प्रश्न आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कन्यादान बड़ा वो है कि विमेन इज नॉट अ कमोडिटी, ऐसा करते हैं। तो कन्यादान और भारतीय विवाह, मतलब इसको आप कैसे समझाएंगे कि मतलब ये खरीद बेच नहीं चल रहा है, दान दक्षिणा नहीं चल रहा है? देखिए, इसके ऊपर मेरे कई वीडियोस हैं। मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने बताया है। संक्षेप में मैं ये कह दूं कि ये सारी हरकतें जो हो रही हैं, ये कन्यादान मत करो, कन्या कोई क्या कहते हैं कमोडिटी या कोई वस्तु तो है नहीं कि उठा के उसको दे दिया। ये भारतीय विचारों, सिद्धांतों और गरिमा में शब्दों का तिरस्कार करना है। दान मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम आचरण है। कई प्रकार के दान होते हैं। विद्यादान, अब विद्यादान क्या होता है साहब? वो वैल्यूएबल नहीं है, वो दान नहीं है। वस्त्र दान तो आप कह सकते हैं कि वस्त्र कमोडिटी है, आपने दे दिया। रक्तदान, रक्तदान कोई कमोडिटी का दान है? शिवी ने अपनी रीढ़ की हड्डी का दान दिया था और लोग आज भी नेत्रदान करते हैं कि हमारे मरने से पहले, मरने के बाद ये हो। लोग आज भी अपनी किडनी देते हैं अपने किसी प्रिय को, तो वो दान नहीं है। तो वो भारत के अंदर दान का तो सर्वाधिक महत्व है और मनुष्यों के लिए दान से बड़ा कोई कर्म नहीं है। अब ये जो लोग कहते हैं कन्या कोई कमोडिटी है और कन्या का संबंध खत्म हो जाता है, उसका गोत्र बदल जाता है, ये न सच है, न शास्त्र परंपरा किसी का आचरण है। एक परिवार की अमूल्य निधि, वस्तु नहीं कह रहा हूं, वो दूसरे परिवार को दी जाती कि ये हमारी कन्या है, अब आप इसका भरण पोषण करें। और जो लेता है वो बड़ी इज्जत से धन्यवाद देता है कि आपने मुझे दिया, मैं कृतकृत्य हूं। तो दान तो ऐसे होता है। अब गुरु शिष्य को कुछ विद्या देता है तो गुरु तो ये कह नहीं जी मैंने तो पैसे दे दिए ट्यूशन के, टाटा बाय बाय।
तो ये तो कुछ लोगों का व्यू हो सकता है, लेकिन भारत का तो ये व्यू नहीं है। आप तो अपने गुरु के हमेशा हमेशा ऋणी रहते हैं, और जो आपने सीखा है गुरु से वो आगे आप सिखाने के लिए लालायित रहते हैं। आपका धर्म है कि आप आगे सिखाएं। गुरु का ऋण चुकाना, गुरु का ऋण ये तभी चुकाया जाएगा जब आप आगे सिखा देंगे। गुरु को ट्यूशन के पैसे दे देने से या उसका लोटा मांजने से नहीं होगा काम। और वो लोटा मांजने वाले शिष्य अगर आप बने रहना चाहते हैं तो फिर बात अलग है। फिर जैसे कन्यादान से आया तो एक बड़ा फेमस जो नैरेटिव चलता है फेमिनिज्म से, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। तो पैट्रियार्की कहाँ इसका सोर्स है, वो मनुस्मृति पे है। और मनुस्मृति का आप मतलब बड़ा उसको मतलब डिस्कार्ड नहीं करते हैं, उसको आप इंडोर्स भी करते हैं, लेकिन बड़ा मतलब आपके इंडोर्समेंट में एक सजगता रहती है। आउटराइट इंडोर्स नहीं करते हैं पर आउटराइट डिस्कार्ड नहीं करते हैं, सम्यक मार्ग, मध्यम मार्ग आप निकालते हैं। तो मनुस्मृति को आप कैसे देखते हैं उस कालखंड में और इस कालखंड में कैसे? देखिए, पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमने मनुस्मृति को सिर्फ जाति वर्ण के जो अध्याय हैं और जिसके आधार पर विवाह होना चाहिए या जहां निषिद्ध है जितना कौन सा नहीं होना चाहिए, बस उसी में हम फंस गए कि मनुस्मृति कहती है 4 वर्ण होते हैं, तो साहब ये ऊंच नीच सिखाती है। मनुस्मृति कहती है कि वैश्य की लड़की जो है वो शूद्र से शादी नहीं कर सकती, या ब्राह्मण की लड़की जो है वो वैश्य से नहीं कर सकती, तो ये तो अनइक्वल है। आज तो ऐसा हम कैसे एक्सेप्ट कर लें? अब इसी पे हम चारों तरफ मंडरा रहे हैं। बस मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, और आप उन अध्यायों को देखेंगे तो अचंभा करेंगे कि कितने विशाल दृष्टि है मनुस्मृति की। उत्पत्ति कैसी हुई मनुष्य की? मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो सब बराबर है, सब एक हैं, सभी ब्रह्म हैं और सभी ब्रह्मा हैं। पहले अध्याय में तो यही दिया है। और फिर ये कहा है कि फिर जब कर्म वो अलग अलग करते हैं तब ये वर्ण बनते हैं। अब सवाल ये कि क्या अलग अलग कर्म जो हैं ये ऊंचे नीचे कर्म हैं? तो इसके बारे में बहुत से रूढ़िवादी लोग कहते हैं हाँ साहब ऊंचे नीचे हैं। ब्राह्मण कर्म जो है, ब्राह्मण जन्म जो है, ब्राह्मण व्यक्ति जो है वो सबसे ऊंचा है, शूद्र सबसे नीचा है, वो ये रखते हैं। दूसरे ये कहते हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने तो केवल वहां कर्म बताया है कि कौन सा कर्म किसको करना है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। अब सच जो है वो बीच में है। सच ये है कि जो व्यवस्था बनी थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 वर्णों की, और ये वैदिक व्यवस्था है, वेद के पुरुष सूक्त में है ऐसा, इसको हमें नकारना नहीं चाहिए। तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि जो उत्तम कर्म कर रहा है वो सामाजिक दृष्टि से ऊंचा है। अच्छा, वो आज भी होता है। आप किसी कंपनी में जाइए तो एक सीईओ होता है और एक जैनिटर होता है, ठीक है। अब आप जैनिटर को शूद्र नहीं कहते वरना मुकदमा चल जाएगा, लेकिन उसे भाई जैनिटर तो कहते ही हो। वो खड़ा तो एक खास जगह ही होता है, उसकी कुर्सी तो फटी पुरानी ही होती है। तो समाज में कोई ऐसा तो है नहीं कि आज सब एक हो गए। जो जो कर्म कर रहा है, कुछ कर्मों की समाज में पूंछ कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। भारतवर्ष में क्या किया गया? भारतवर्ष में जो विद्या में सबसे ऊंचा था, जानकारी में सबसे ऊंचा था, उसको ब्राह्मण रखा गया।
राजा को नहीं रखा गया जिसके पास सबसे ज्यादा बाहुबल था, उसको सब सर्वोपरि नहीं रखा गया, क्षत्रिय नहीं रखा गया, या जिसके पास तगड़ा पैसा था जो सबको खरीद ले, सबको क्या कहते हैं लोन दे। अरे बनिए मुगलों को लोन देते थे भाई, ये तो हमेशा से चलता आया है। तो उनको नहीं रखा गया। भारतीय व्यवस्था में जो विद्या की उपासना करते थे, विद्या के अध्ययन में लगते थे, उनको सोशली रिकॉग्नाइज किया गया एज बेटर और सुपीरियर। ये हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम ये भी नहीं याद रखते कि मनुस्मृति क्या कहती है कि ब्राह्मण घोड़े पे नहीं चढ़ेगा, रथ में नहीं चढ़ेगा, मदिरा सेवन नहीं करेगा, मदिरा सेवन नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा, वेश्यालय नहीं जाएगा, सोने के आभूषण नहीं पहनेगा, वो अपने दिन में 4 बार नहाएगा, 3 बार संध्या करेगा। ये सब भी तो उसके लिए था। और ऐसा नहीं है कि जैसा कुछ मार्क्सिस्ट कह देते हैं कि साहब अरे ये तो पोंगापंथी है, ऐसा था थोड़े। अरे था, है। हमारे देखे हुए ब्राह्मण ऐसे हैं और थे और हैं, ऐसे विद्या व्यसनी हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जब तक आप एक हाईली डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड नहीं करेंगे तब तक आप अध्ययन कर ही नहीं सकते, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप किसी विद्या का अध्ययन नहीं कर सकते जब तक आपका फुल कंट्रोल अपने खान पान, डेडिकेशन, टाइम सब पर नहीं होगा। तो यही ब्राह्मण के लिए था, इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया और ये व्यवस्था बनी। दूसरी, ये प्री टेक्नोलॉजिकल टाइम्स है, इसमें ऐसी मोबिलिटी नहीं होती थी कि 24 घंटे में पृथ्वी के दूसरे कोने पे पहुंच गए। आपने जो विद्या बचपन से सीखी है और 12 साल की उम्र में वो सोते सोते जानते जानते सब आपके अंदर आ गई है, आप उसकी कदर करते थे और फिर उसको प्रोफेशनल कर लेते थे। जैसे दक्षिण के जो मंदिर होते हैं इतने सुंदर होते हैं, इतने लगता ही नहीं कि छानिए थोड़ी से बने होंगे। और उसमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं। उसमें वो जो स्थापति बना रहा है वो कह रहा है कि मैं विष्णु के चरण में चढ़ने वाला कमल दल में भवराता हुआ भवरा हूं। और वो शूद्र कह रहा है, अपने आपको डिस्क्राइब कर रहा है। तो मतलब ये इस तरह के मंदिर बनाना, इस तरह के पत्थरों पर नक्काशी करना कि देवता प्रकट कर देना, ये मतलब ये कोई दबे कुचले लोगों की बस की बात तो नहीं दिखती। देखिए, दबे कुचले भारत में अधिकांश समाज के लोग नहीं थे। अब ये तो कोई कह नहीं सकता, ना कहना चाहिए कि भारत में कभी कोई गरीब था ही नहीं। भाई, सोने की चिड़िया भारत का मतलब एक ये मुहावरा है कि भारत समृद्ध था जी। तो दबे कुचले लोग तो रहे होंगे, रहे भी थे, चूहे खाने वाले लोग भी थे, सांप खाने वाले लोग भी थे, जंगल के अंदर पड़े रहने वाले लोग भी थे। ये इस तरह की सब जातियां थी, इसमें कोई किसी को छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन वो ब्राह्मणों ने तो नहीं बना दी। जो ये कहा जाता है कि ये सब ऊंच नीच उनकी बनाई हुई है, ब्राह्मण का क्या अधिकार था वो बना देता? कितनी ताकत थी ब्राह्मण के पास? लोग ये सोचते हैं ब्राह्मण के पास इतनी ताकत थी कि वो हर एक को श्राप दे देता था। अरे भाई, ब्राह्मण एक बार श्राप देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार सब लोग हंस लेंगे। सही बात। आप खुद देखिए कि जिस व्यक्ति के पास डंडा नहीं है, यानी राज सत्ता नहीं है, धन नहीं है, केवल विद्या के आधार पर सम्मान है। और विद्या का सम्मान भी कौन करता है? जो विद्या लेना चाहता है। सही बात है। बाकी तो कहेंगे अरे वो हो गए पंडित जी, बहुत बड़े पंडित जी।
तो भारत में ये जो व्यवस्था बनी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, ये प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए बनी। एक सीधी सी बात है, आप एक कुल में पैदा हुए, चलिए ब्राह्मण छोड़िए, बनिए के कुल में पैदा हुए, बचपन से आप देख रहे हैं कि व्यापार कैसे होता है, 3-4 साल की उम्र से ही देख रहे हैं, आप 5 साल की उम्र से देख रहे हैं कि मेरा बाप दुकान पे 8 घंटे बैठता है, हिलता नहीं है, तो आपको पता हो गया कि व्यापार ऐसे होता है। फिर लेना किसको लेना किसको नहीं देना, ये सारे जो गुण थे व्यापार के, ये आप सीख जाते हैं 12 साल की उम्र। तो 12 साल की उम्र तक तो आप एजुकेटेड इन ए प्रोफेशन हो जाते हैं, जो आज 25 और 30 साल की उम्र में कोई नहीं होता। AA, MA और PhD करके उसे पता ही नहीं होता कहाँ से मैं रोटी कमाऊं। 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में इस व्यवस्था के अंदर रोटी कमाने लायक हो जाते थे, चाहे वो लोहार का बेटा हो, चाहे वो मछुआरे का बेटा हो, चाहे वो वैदिक ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो राजा के यहाँ सेना के अंदर किसी छोटे मोटे अधिपति का बेटा हो। अपने अपने 12-13 साल की उम्र में तो तलवार निकालकर युद्ध में चले जाते थे। एग्जैक्टली। तो वो कितना एफिशिएंट समाज था, हमने ये कभी नहीं सोचा। और एक और चीज जो मेरे समझ में आती है, आज की डेट में जो लेदर व्यापार है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, और पहले भी लेदर करने वाले कुछ लोग थे, स्पेशल लोग थे, तो वो उनका जो टैनिंग प्रोसेस था वो बायोडिग्रेडेबल था, सस्टेनेबल था, नदियां गंदी नहीं होती थी। आज के टाइम में लेदर जो है कानपुर में, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये तो सब टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप वर्ण व्यवस्था को प्री टेक्नोलॉजी, प्री मैस प्रोडक्शन की नजर से देखिए। मैस प्रोडक्शन नहीं होता था वहां। जैसे आज का टाइम पे जो लेदर इंडस्ट्री है वो मुसलमानों के हाथ में है, उसको अगर उन जातियों को दे दें तो वो तो अल्ट्रा रिच हो जाए तुरंत। रिजर्वेशन जैसे दे ही रहे हैं, तो इसमें रिजर्वेशन था, 100% रिजर्वेशन। लेदर का प्रोसेस और टैनिंग जो होगा, ये पर्टिकुलर जाति जिन्हें कोट एंड कोट वो वर्ड कहा जाता है जो उसके ऊपर प्रतिबंधित है, उनको दे दिए, वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। उनको ट्रेनिंग दी कैसे यूज करना है वर्ण व्यवस्था के साथ। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, प्रैक्टिकल तो आप नहीं। सही कह रहे हैं। अब जैसे आपने बताया कि भाई जो पशुओं को मारकर उनकी खाल से सामान बनाते थे, वो लोग भी थे। अब जब टेक्नोलॉजी आई तो अंग्रेजों ने उनके हाथ में नहीं दी वो टेक्नोलॉजी। पुराने जिनको हम चर्मकार कहें, उन चर्मकारों को नहीं दी, बल्कि दूसरों को दे दी, वो मालामाल हो गए। ठीक है। और जो चर्मकार थे वो भूखे मरने लगे, लेबरस हो गए उन्हीं इंडस्ट्री, उनको काम ही नहीं मिला। तो इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं, जो कि टेक्नोलॉजी अगर अपडेट होती तो भारतवर्ष में ये नहीं होता। देखिए यूरोप में क्या हुआ, ये सारे गिल्ड्स तो यूरोप में भी थे। जी जी। भाई मछली मारने वाला, पखाना उठाने वाला, क्या कहते हैं, चिमनी साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, ये तो इंग्लैंड में, अमेरिका में और इन सब में भी था ना। ये सारे के सारे लोग थे वहाँ, और ये भी गिल्ड्स के अंदर बटे हुए थे, जैसे हमारे यहाँ जातियां बटी हुई थी। वहाँ जब टेक्नोलॉजी आई तो इन गिल्ड्स ने अपने अपने हिसाब से वो टेक्नोलॉजी ले ली। जब ले ली तो वो जॉबलेस नहीं हुए, वो कोई ना कोई जॉब उनके स्किल से रिलेटेड उन्हें मिल गया। तो अगर स्मिथ थे, मिस्टर स्मिथ थे, तो पहले तो लोहार ही थे, फिर जब व्यापार बढ़ा तो उन्होंने लोहार का काम भी करा, कारखाना भी खोला और दुकान भी खोल ली। वो जॉबलेस नहीं हुए।
उनके लड़के ने नहीं किया ये काम, वो पढ़ने चला गया तो वो कैम्ब्रिज में प्रोफेसर स्मिथ बन गया। हमारे यहाँ मुसीबत ये हुई कि जितनी भी जातियां थी हमने उनको तिरस्कृत कर दिया, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया शेड्यूल कास्ट, आगे चलकर ओबीसी वगैरह, और उनको हमने कहा कि इनको ऊपर उठाना है। कैसे उठाना है? सरकारी नौकरी देके। तो आप मछुआरे के बेटे को छोटी मोटी अंग्रेजी पढ़ा के टूटी फूटी उसको लोअर डिवीजन क्लर्क बना दीजिए। अच्छा तो ये होता कि मछुआरों के बेटों को जो तट पर रहते हैं, कोस्टल रीजन्स में रहते हैं, आप उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फिशिंग सिखा देते तो वो माला माल हो जाते, देश माला माल हो जाता। या फिर उनका एरिया रिजर्व कर देते कि जो फ्री मार्केट जो है, जैसे कोई और इनकी उसमें नहीं है। जैसे आप एग्जांपल है काशी में बोट चलाने वाले मल्लाह हैं, आज से नहीं आदिकाल से चला रहे हैं, उनको बोट बनाना भी आता। अब गवर्नमेंट अलकनंदा क्रूज उतार दे रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलकनंदा क्रूज उतारती है और उसमें जो मल्लाह है उनको देती कि ये जितना पैसा उतरेगा कुछ पोर्शन गवर्नमेंट टैक्स के रूप में रखेगी, मल्लाहों के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस टाइप की व्यवस्थाएं करती। ये भी करने की आवश्यकता थी, प्रोटेक्शन भी दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उन्हें फैसिलिटी दे दीजिए। भारतवर्ष की जनता हमेशा से इतने सारे कामों को करती आई है और फक्र से करती आई है। कोई दर्जी अपने आप को छोटा नहीं समझता था कि साहब मैं तो दर्जी हूं। नहीं, मैं दर्जी हूं। जब पैसे कमा लेता था, बढ़िया काम करने लगता था, तो वो टेलर मास्टर कहलाता। भारतवर्ष में आज़ादी के बाद जो विदेशी मॉडल लिबरलिज्म का थोपा गया, उसके थोपने में जो हमारी पूरी की पूरी प्राचीन व्यवस्था थी उसका ध्यान नहीं रखा गया। एक और उदाहरण देता हूँ आपको। आप किसी तीर्थ पे जाते हैं, काशी में ही आते हैं जैसे, या रामेश्वरम जाते हैं, तो वो पंडित जी पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं। अब आपका हम यहाँ पूजन करा दें, तो आप लिखते हैं। तो जो पंडित आपकी फैमिली का रिकॉर्ड रखता है वो आता है। मैं रामेश्वरम गया सन 77 में, तो मैंने पूछा पूजन करना है, तो वो बोले कहाँ से आए हो? तो हमने कहा मुरादाबाद से आए हैं। बोले अच्छा। मुरादाबाद वाला पंडित बुलाया गया, उसने कहा मुरादाबाद में कौन से मोहल्ले से? हमने कहा दीवान के बाजार से। उसने किताब निकाली, देखा, बोले सन 52 में शिव प्रसाद और उमा ये आए थे इस मोहल्ले से। ये कौन है? हमने कहा ये हमारे ताऊ जी है। अच्छा। फिर उसने लिखा उनके नीचे, ये भरतगुप्त और युक्ति देवी ने आकर यहाँ शिव पूजन किया, तारीख ये। तो अब ये रिकॉर्ड सैकड़ों सैकड़ों साल के भारत में हैं। ये हिस्ट्री है पूरी। यहाँ पे मीर घाट पे कन्हैया करके पंडा हैं और उनके पास 13वीं शताब्दी के अभी भी रिकॉर्ड्स रखे से त्रिपुरा, उड़ीसा और बंगाल के जो पिलग्रिम्स आते थे उनका वो पूजन कराते थे। अभी भी अगर कोई पारंपरिक तरीके से जाएगा तो वो उनको पूजन कराएंगे, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। अभी भी ये हो रहा है। ऐसे ही मैं जब जगन्नाथपुरी गया, ऐसे ही जब मैं द्वारकापुरी गया। अब भारत सरकार ने क्या कहा, ओ पंडित क्या नॉनसेंस, दिस इज नॉट हिस्ट्री। तो हमारे जितने इंग्लैंड रिटर्न, कैम्ब्रिज रिटर्न हिस्टोरियंस थे, उनको ये अकल ही नहीं थी कि ये तो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। इन पंडितों को तो सरकार को पैसा देकर इनकी किताबों को, पोथियों को प्रिजर्व करना चाहिए था, उनकी माइक्रोफिल्म्स बनानी चाहिए थी। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं भाई, इसमें रिकॉर्ड में पता लगता है कौन कब आया,
और क्या क्या नाम होते थे, कौन कौन सी मूवमेंट होती थी, कहाँ कहाँ से लोग जाते थे, और हमारी नेशनल यूनिटी का कितना बड़ा प्रमाण है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ये। हमारे मन में रामेश्वरम के लिए वही श्रद्धा है जो तमिलनाडु में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए बनारस में। वो काशी में आकर गंगा स्नान करता है, कहता है मैं भगवान शंकर की नगरी में आ गया, वो लिखवाता है। ऐसे ही हम यहाँ से जाते हैं, हम लिखवाते हैं। हमारे लिए वो उतना ही पवित्र है जितना दक्षिण के लिए काशी पवित्र है। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको भारतीय एकता का कौन सा चाहिए? जैसे आपने ये बताया तो आपका हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जैसे एक यहाँ पे हुए थे विद्वान, उनका था केदारनाथ व्यास करके। तो जो ज्ञानवापी में मस्जिद में आप तो फॉलो कर ही रहे होंगे, क्योंकि आपने पहला राम मंदिर का पहला जो मंदिर का शेप होना चाहिए डिज़ाइन आपने ही तैयार किया था। तो ज्ञानवापी में जो तहखाना, उसको व्यास जी का तहखाना कहा जाता था। तो व्यास परिवार जो थे, उस पूरे एरिया का जो कब्जा था, जो उसका जो कानूनी लड़ाई थी, इन्हीं का परिवार पिछले 3 साल से लड़ता आ रहा था, और वो बड़े मेहनती जानकार थे। लेकिन अब चूंकि कॉरिडोर बनने लगा तो सरकार ने इनका घर 3 जगह से खोद दिया, कोलैप्स कर गया, इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स, किताबें, विग्रह सब खत्म हो गया और बड़े डिजेक्ट होकर के मरे। तो मतलब यहाँ पे जिस इंसेंसिटिविटी से चीज़ें डील की जा रही हैं अधिकारियों द्वारा, अगर फॉर एग्जांपल आप होते तो आप कैसे काशी का डेवलपमेंट अप्रोच करते कि सुविधाएं भी हों, इतिहास भी नष्ट ना हो, सामंजस्य हर चीज में बना, मतलब कॉमर्शलाइजेशन हो पर धर्म के उस पे ना हो? देखिए क्या है, जीर्णोद्धार जी, धर्म स्थान का, जितने भी धर्म स्थान हैं भारत में, उसके जीर्णोद्धार हमेशा होते आए जी। ये कोई नई बात नहीं है कि आज मोदी जी ने करा दिया। ठीक है, अब जब जीर्णोद्धार होगा तो हमको ये देखना है कि हम किस लक्ष्य से कर रहे हैं। उस लक्ष्य के करने में हमें कुछ देवालयों को आगे पीछे करना होगा, तो वो हम सम्मान के साथ करेंगे, वो हम पूरी श्रद्धा के, और जो शास्त्र की विधि है कि किसी एक पवित्र भूमि से अगर देवता को लिया जाता है तो एक तो उसके बैठने का अन्य स्थान होगा कहीं अच्छी जगह, और दूसरे जो भूमि खाली होगी उसका देव कार्य के लिए प्रयोग होगा। देव कार्य के लिए, होटल बनाने के लिए नहीं। हाँ, उसका ये नहीं कि वहां आप क्या कहते हैं वेश्यालय बना दो। जी, मतलब मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, क्योंकि वो देवभूमि है। अब आपको ये देखना है कि धर्मस्थल में धर्म का संवर्धन हो। धर्म के लिए हमें अर्थ भी चाहिए, बिल्कुल, पैसा चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, दुकानें चाहिए। तो अब ये नहीं है कि वो दुकानें वहां हो जहां पहले मंदिर था। भाई दुकानें एक दूसरे स्थान पर हो सकती है, 50-100 कदम या 200-400 फीट, 1000 फीट दूर हो सकती है। तो अब आपने ये प्रश्न पूछा तो मैं तो जो देवस्थान था उस देवस्थान का पूरा संरक्षण करता। अगर उसको वहां से हटाना है तो हटाता, लेकिन फिर उनको एक यथोचित स्थान उपलब्ध कराता। लक्ष्य है कि देवोपासना चलती रहे, भक्त आए, वो अपनी उपासना में लगे रहें, उसमें कोई कमी विक्षेप नहीं होना चाहिए। और ये सारा काम ऐसा करना चाहिए कि किसी को कष्ट ना पहुंचे। और भारत के अंदर जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं उन्हें अपनी भूमि
किसी धार्मिक कार्य में देने में हिचक नहीं होती। अगर आप मेरे से कहेंगे कि अच्छा आपका घर छोड़ दीजिए, हम आपको दूसरा स्थान दे रहे हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य स्थान बनना है, मंदिर बनना है, तो मैं सहर्ष कहूंगा कि मेरा सौभाग्य है। लेकिन बनना तो फिर देवता का स्थान ही चाहिए। काम तो धर्म बुद्धि से होना चाहिए। अब ये जो सारा का सारा भारतीय संस्कृति के उत्थान का विषय है, इसमें अगर आपने कहीं बाजारीकरण को, आपने लालच को, आपने चकाचौंध को, आपने दुनिया की वाहवाही लूटने के लिए किया, तो फिर संस्कृति का उत्थान नहीं होगा। संस्कृति का उत्थान तो जब ही होगा कि जब हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा काम किया है उसको हम और अच्छा बनाएं, उसको और सुंदर बनाएं। तो ठीक है, अब बहुत सी गलियां हैं, सैकड़ों गलियां हैं, लोग उसमें रह रहे हैं, गंदगी से भी रह रहे हैं। बहुत से लोगों ने उल्टे सीधे स्थानों के अंदर देवालय बना लिए हैं, रख लिए हैं। तो मैं कहूँगा ज़रूर हटाओ। लेकिन जो भी देवालय है, जो भी मूर्ति है, उस मूर्ति को आप कहीं जाकर एक अच्छा ढंग का स्थान तो दे सकते हैं, पुनर्स्थापना कर दें, पुनर्स्थापना तो कर सकते हैं। ये तो हमेशा से होता है। जी। अगर ऐसा काम आप करेंगे तो आपकी नगरी और सुंदर होगी, भगवान और प्रसन्न होंगे। अरे भरत जी, एक जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगती कि आपके टाइम के जितने भी ज़्यादातर जो प्रसिद्ध बौद्धिक हुए, रोमिला थापर टाइप से या इरफान हबीब टाइप से, उन्होंने उल्टी गंगा बहाने का प्रयास किया। अब तो खैर स्पष्ट है कि उन्होंने फरेब का कारोबार किया इतने साल तक। अभी क्या कहते हैं, 10 साल की जब सरकार हो गई हमारी, तो कुछ उम्मीद थी कि कुछ चेंजेस होंगे, कुछ पॉजिटिव चेंजेस। जैसे आपकी बातें जो सुनते हैं हम लोग, अब वो तो थैंक्स टू यूट्यूब हम लोग को पता भी लगी कि ऐसा भी कुछ होता है, वरना पुस्तकों पे आज भी वही है। तो आप मतलब अगर आपके पास पावर होती, आप मान लिया HRD के मिनिस्टर हो गए होते, तो मतलब, क्योंकि अब बड़ी अजीब बात है कि HRD मिनिस्टर में ऐसे ऐसे लोग को बनाया जा रहा है जिनके पास अध्ययन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जिनके पास है वो हम लोग के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप होते उस पोजीशन में, तो आप किस प्रकार से पूरा जो यूनिवर्सिटी और स्कूल का एजुकेशन कैसे ओवरहॉल करते, क्या क्या, जैसे आपका एक था कि कामसूत्र का भी एलिमेंट्स ऐड करते, तो एक ग्लिम्स दीजिए कि अगर आपके विजन से भारत का जो अध्ययन एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, एक ग्लिम्स दीजिएगा थोड़ा। हमारी समस्या देश की ये रही है कि अंग्रेजी एजुकेशन ने जितने दुर्गुण पैदा किए उनको हम दूर करें। अंग्रेजी एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य था कि कुछ अफसर, कुछ थोड़े से, और बड़ी पलटन क्लर्कों की बनानी है, जिससे कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का कार्य ब्रिटिश शैली नीति से हो सके, कोर्ट भी उसी हिसाब से चले, न्याय व्यवस्था भी वैसे ही चले, और आगे चल के जो डेमोक्रेसी आए वो भी ब्रिटिश डेमोक्रेसी के नकल में आए। उसी के लिए लोगों को शिक्षित करना था, उसी नौकरी, उसी प्रवृत्ति से सेवा करने के लिए लोगों को बनाना था। ये ब्रिटिश शासन का लक्ष्य था। अब अगर हम उससे हटकर स्वायत्त होना चाहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद, उसे इंडिपेंडेंस कहने में जरा झिझक होती है, ट्रांसफर ऑफ पावर कह सकते हैं आप। अगर उसके बाद, तो हमें क्या करना होगा? हमें जो हमारी विद्या के लक्ष्य हजारों साल से रहे हैं, और उन लक्ष्य को पूरे करने के लिए शिक्षा की पद्धति को कैसे बनाना होगा, उसको रेस्टोर करना है, उसको दोबारा बनाना है। हमें
क्लर्कों की फौज नहीं बनानी, हमें वो लोग नहीं बनाने जो कल को जाके अमेरिका में बस जाएंगे और वहाँ की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीयों को बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि अधिक से अधिक तादाद में भारतीयों को बाहर सक्षम रूप में जाकर बसना चाहिए और संस्कृति का प्रचार करना चाहिए और उन देशों का विकास करना चाहिए और वहाँ हम लोग के लिए लॉबिंग भी करनी चाहिए। सब कुछ करना चाहिए भारत के लिए। लेकिन ये जो शिक्षा की बात है, इसमें मॉडल हमारा अलग हो। अभी तक मॉडल क्या है हम इस पे डिसीजन नहीं ले पाए। होना क्या चाहिए मॉडल? देखिए, जो हमारी विद्याएं थी, साहित्य था, संगीत था, काव्य था, दर्शन था, विज्ञान था, तरह तरह के विज्ञान के क्षेत्र थे, हम उनको विकसित करें, उस रीति से करें जैसे कि पहले करते थे। अब उसमें कुछ हमें आधुनिकताएं लानी पड़ेंगी। भाई, पहले तो ये था कि हाई स्कूल होता ही नहीं था, घर में 12वीं क्लास तक बच्चा पढ़ता था, ब्राह्मण का बच्चा 8 तक, बनिए का 10 तक और 11-12 तक, क्षत्रिय का 10 तक, ऐसे था ना। तो वो घर में ही ट्रेनिंग ले लेता था, चाहे तराजू तो तोलनी हो, चाहे उसको तलवार चलानी हो। उसके बाद हायर शिक्षा के लिए गुरुकुल कुछ लोग जाया करते थे, ये व्यवस्था थी। अब वो व्यवस्था तो चलेगी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई। अब बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि चीजें जो खटाखट बनने लगी। अब ये भी नहीं हो सकता कि जो पैतृक कर्म है उसी में आदमी लगा रहे। भाई, आपका बच्चा, पहले तो जो आपका पैतृक कर्म था उसमें आपका 1, 2, 3, 4 बच्चे उसी में लग जाते थे। आज उसके अतिरिक्त भी जाएंगे, उनके आगे अवसर हैं, देश विदेश में जाने के अवसर है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के अवसर। पहले तो भारत के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 6 महीने लगते थे, आधे लोग तो जाते जाते मर जाते थे रास्ते में। आज आप 6 घंटे में पहुंच जाते। तो जब पहुंच जाते हैं तो आपके 3 बच्चों में से 2 बच्चे कहेंगे नहीं, मैं तो मद्रास में जाके अपनी जिंदगी बनाऊंगा। तो आपको ये परिवर्तन तो स्वीकार करने होंगे। जब आप ये परिवर्तन स्वीकार करेंगे तो फिर आपको शिक्षा के माध्यम भी दूसरे लगाने पड़ेंगे। लेकिन लक्ष्य हमारी शिक्षा का क्या हो, वो वही होना चाहिए जो पहले था। पहले क्या लक्ष्य था कि जीवन के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वो क्या आज नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। बस दूसरे टेक्नोलॉजी ने क्या धर्म खत्म कर दिया? टेक्नोलॉजी ने अर्थ बढ़ा दिया। तो बढ़ा तो दिया, लेकिन अर्थ का जो लक्ष्य है वो तो नहीं बदल दिया। अर्थ का लक्ष्य धर्म, काम और मोक्ष को सिद्ध करना ही तो है। पहले भी था, आज भी है। बाकी धर्म वाले जो हैं वो अपना अल्टीमेट गोल, जैसे मुसलमानों का जन्नत में जाना 72, वो अपना कर रहे हैं। हम लोग का जो मोक्ष अल्टीमेट गोल था उस पर हम लोग बहुत बुरा भटक गए हैं, उसका जो प्रॉपर सिस्टम था। नहीं, वो आपकी बात जरा भिन्न है, वो बात है दूसरी। मैं अभी उस पर आऊंगा। वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की शिक्षा में क्या अंतर हो, वो उस पर है। मैं तो फिर वही बात कर रहा हूं जो आपने कही कि कैसे ट्रेन करोगे बच्चों को आप। तो ठीक है, मैं बच्चे को आप प्राइमरी स्कूल भी भेजूंगा, मैं बच्चे को मिडिल स्कूल भी भेजूंगा, मैं सेकेंडरी के बाद कॉलेज भी भेजूंगा लड़की को और लड़के को। लेकिन मैं उसको प्राइमरी क्लास में भी शिक्षा तो ये दूंगा कि जीवन में धर्म सर्वोपरि है, दूसरों का कल्याण करना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों को कोहनी मार के आगे बढ़ जाना, क्लास में नंबर 1 ही आना, ये धर्म नहीं है। ये तो मैं सिखाऊंगा।
ये ठीक है कि मैं अपने बेटे से ये नहीं कहूँगा तू कॉपी बांध के और मौंजी लटका के और 12 साल की उम्र में जाके गुरुकुल में दाखिल हो जा, क्यों कहूँ? लेकिन ये तो मैं कहूँगा कि तुम पढ़ने क्यों जा रहे हो, तुम अध्ययन करने क्यों जा रहे हो? क्या पैसा ही कमाने जा रहे हो? क्या एक ऊंचे अफसर बनकर रिश्वत खाने को जा रहे हो? ये तो मैं सिखाऊंगा। तो यही सिखाना धर्म सिखाना है। मैं उसे ये तो सिखाऊंगा कि भाई पैसा कमाओ लेकिन दूसरों को बांटो भी, कुछ दान देना भी सीखो, कुछ कलाकारों की सेवा भी करो, कुछ कला का आनंद भी लो, कुछ जीवन को सुंदर भी बनाओ। ये तो मैं सिखाऊंगा। ये तो नहीं सिखाऊंगा कि भाई जल्दी से तू एमए कर ले, पीएचडी कर ले या मेडिसिन में कर ले और फिर बस भाग ऑस्ट्रेलिया। ये फर्क है। कारण मुख्य एक है, केवल एक और एक है। जवाहरलाल ने भारतवर्ष की हर चीज के प्रति एक जुगुप्सा और घृणा का भाव उत्पन्न किया कि जो कुछ भारत में पुराना है वो घटिया है और मॉडर्निटी आनी चाहिए। मॉडर्निटी में ये सब पुरानी चीजें हटा देनी चाहिए। और ऐसा करने में वो अपने ही जाल में फंस गए। एक सीधा सा उदाहरण देता हूं। जवाहरलाल ने क्या लिखा कि जब मैं मर जाऊं तो वो मेरा अंत्येष्टि वाला सारा काम धाम जो है वो ना करना, जला तो देना मुझे, लेकिन मेरी जो शरीर की राख है जली हुए की वो सब उसको ऊपर आकाश में ले जाकर छोड़ देना, जिससे कि वो मेरे देश की मिट्टी और मेरे देश की नदियों में मिल जाए। ये उनका टेस्टामेंट है। उसमें भी खर्चा कि ऊपर जाएगा प्लेन में ये। अरे मैं कहता हूँ खर्चा तो एक नगण्य बात है। आखिर प्रधानमंत्री थे, खर्चे होते हैं, उनका अधिकार है, अच्छी बात है। वो जो ट्रेडिशनल था कि आपका अस्थि प्रक्षेपण होगा, आपका पुत्र प्रपुत्र या जो भी आपका अधिकारी है वो ले जाकर नदी में अस्थि विसर्जन करता है, तो जल में मिल गए, वो अस्थियां नदी के द्वारा होते हुए मिट्टी में मिल गई। तो जवाहरलाल जी तुमने और कौन सा कद्दू में तीर मार लिया? वायु मार्ग से गए ना वो है, वायु मार्ग से गए। ये मॉडर्निटी हो गई। अब यही सबसे बड़ा भ्रम है, यही मॉडर्निटी का भ्रम है कि आप सोच रहे हैं यू आर डूइंग समथिंग वंडरफुल, ग्रेट, न्यू, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेस्टफुल। एग्जैक्टली। आज की सारी संस्कृति वेस्टफुल हो रही है। प्राइम एग्जाम्पल दे दिया मैंने। और मैं आपको बताऊं, आपने जो सवाल पूछा या मैंने जो मजाक में कहा, वो मेरी क्लास के बच्चे कहते थे जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता था उन्हें। ये 5 साल मैंने एक क्लास में, बीए की क्लास में मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है, अंग्रेजी के टीचर के नाते अंग्रेजी की क्लास में, माय लास्ट टेस्टामेंट या ऐसे ही करके। तो बच्चे पूछते थे कि सर ये क्या है? ये हवाई जहाज में जाने से नीचे आके मिल गई अस्थि एशेज, आप नदी में डालोगे तो भी मिल गई। तो व्हाट इज दिस मॉडर्निटी? यही सबसे बड़ी भारत की समस्या है कि हमारे जो नेता हुए, हमारे जो रिफॉर्मिस्ट हुए, और आज भी हैं ऐसे बहुत से रिफॉर्मिस्ट, वो सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़ी रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो असली रिफॉर्म नहीं। क्योंकि एग्जैक्टली जो आज के टाइम पे प्लान्स बनते हैं बड़े अजीब से बनते हैं। जैसे कॉरिडोर एग्जांपल, क्योंकि काशी बड़ी क्लोजली देख रहे हैं हम, उसमें 12 पेड़ थे और सारे पुराने पेड़, मतलब
100 फीट के पेड़, अब उनको काट दिया मॉडर्निटी के नाम पे। अब जो है लोगों को धूप लग रही तो जर्मनी से टेंट मंगा फिर उसमें बगल में उन्होंने कैफेटेरिया खोल दिया, उसमें चिपका दिया कि अनावश्यक ना बैठें। अब वो छाया ढूंढ रहे हैं तो उसमें पौधे टाइप का पहले चबूतरा बना दिया, अब उसमें एक पौधा लगा दिया, उसमें छांव कहाँ आएगी पौधे में। देखिए ये सब जल्दी के काम हुए और जल्दी के काम में विचारहीनता से हुए। सुविधा देना, सुंदर बनाना, जीर्णोद्धार करना, ये भारत में हमेशा से होता आया है। राजाओं ने, धनिकों ने, जनता ने पुराने मंदिरों को हटाकर उनको बहुत भव्य और बड़ा बनाया है। जी जी। उन तो पूरे स्थान ही बनाए होंगे ना। वहां भी तो उन्होंने बहुत सारे झोपड़ियां और ये और वो हटा के उन्हें कुछ किया होगा, लेकिन जब वो एक सहृदयता के साथ किया जाता है काम, जब वो एक कोमलता के साथ किया जाता है, तब उसमें अच्छा एक सवाल आपसे एक रसिकता एग्जैक्टली पूछना है कि चूंकि आप वो दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में आते जाते रहते होंगे, तो आपकी बात कोई ब्यूरोक्रेट सुनता है कि नहीं उनके? नहीं, मैं किसी ब्यूरोक्रेट से भला क्यों कुछ कहूंगा, क्योंकि आप IGNCM में हैं तो वहाँ पे इंटरेक्शन कल्चरल सेक्रेटरी सबसे होता रहता नहीं। होगा। देखिए एजेंडा में, मीटिंग में जो कुछ होता है उसमें हम अपनी बात कह देते हैं, लेकिन अब ये बड़ी बड़ी चीजें कि कहाँ क्या किस शहर में बनेगा, ये सब हमारे से ना पूछा जाता है, ना हमारे कार्य क्षेत्र में होता है। जैसे हुआ क्या कि सोचिए कल्चरल सेक्रेटरी थे, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, और उनसे एक ऐसे आपके जैसे इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने कहा कि हमें वेद का संरक्षण करने का ये मॉडल दिया। वो कल्चरल सेक्रेटरी होके पूछ रहे हैं कि इससे फायदा क्या होगा, और वो कल्चरल सेक्रेटरी है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि क्या था, और खैर ऐसा पूछना भी गलत नहीं है कि इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर कोई विद्वान कह रहा है कि ये फायदे की चीज है तो कल्चरल सेक्रेटरी का अधिकार है पूछना भी, मुझे समझाओ तो कि, तो विद्वान को समझाना भी चाहिए। अब मुझसे कोई पूछेगा, कोई भी पूछेगा, चाहे कल्चर सेक्रेटरी हो चाहे और भी बड़े हों, तो मैं तो तुरंत बताऊंगा कि क्या फायदा होगा। अच्छा आपके हिसाब से अगर वैदिक क्रियाएं जो हैं, कर्मकांड से लेकर उपनिषद से लेकर या ज्योतिष से लेकर के धनुर्विद्या जो भी, उसको अगर हम संरक्षण करें प्रॉपर, तो उससे क्या फायदा होगा? फायदा एंड ऑफ द डे केवल ब्राह्मणों को मिलेगा जो बताते हैं लोग? नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मणों को मिलेगा का क्या मतलब है? देखिए जैसा नरेटिव द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे जी, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों को ही सिखाया, तो राज्य तो क्षत्रियों ने किया। द्रोणाचार्य को तो द्रुपद ने धता बताकर भगा दिया। तो ब्राह्मणों को तो हमेशा जो वो सिखाते हैं उसकी एवज में थोड़ा बहुत मिलता आया है, आगे भी ऐसे ही होगा। लेकिन ब्राह्मणों को सिखाने वालों को देश विदेश में भी विद्या से व्यसन है तो वो सिखाएंगे, वो अपनी आदत के मारे हुए हैं। अंत में श्री भरत गुप्त जी का धन्यवाद कि वो बिना किसी भेदभाव के सबको इंटरव्यू देते हैं और अपनी बातें समझ रखते हैं सबके, और पुनर्दर्शन नमोस्तुते के साथ अनंत अनंत कोटिश नमस्कार। सर्वे सुखिनः भवन्तु। हर हर महादेव। काशी में महादेव, हर हर महादेव।